हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 विच टॉक्स अबाउट द एम्प्लॉयज बेनिफिट। एम्प्लॉयज को क्या क्या बेनिफिट मिलता है और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, ये स्टैंडर्ड गाइड करता है। So let's start our topic. In this topic, we will discuss about the content of the standard, that is introduction to Ind AS 19. Ind AS 19 क्या बोलता है? What are the scope of the standard? Short-term employment benefits, post-employment benefit introduction, that is multi-employer plans, group administration plan, risk sharing plan, state plan, insured plan, accounting for defined contribution plan, defined benefits plan, अकाउंटिंग फॉर डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या है और उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या है और उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये स्टैंडर्ड बताता है। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट, टर्मिनेशन बेनिफिट, देन वी विल डिस्कस अबाउट द अपेंडिक्स ए एंड अपेंडिक्स बी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू Ind AS 19, that is Ind AS 19 having a corresponding standard, that is AS 15. Ind AS is the converged form of IFRS, but there is a old standard, that is accounting standard 15, which also talks about the employees benefit. That is the old version in India, but the new version of Indian accounting standard is Ind AS 19. So there is a corresponding standard related to Ind AS 19 is AS 15. What it says: benefit given to the employees other than salary, that is provident fund, ESI, retirement benefit in the form of pension, leave encashment benefits, retention bonus, long-term service award, voluntary retirement service, gratuity, ESOPs, death benefit. These are the benefits given by the entity to their employee other than salary. So these accounting standard says about the treatment of these benefits given by the entity to their employee other than salary. सैलरी को छोड़ के जो भी बेनिफिट, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये स्टैंडर्ड बताता है। जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, ESI हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्लान, रिटायरमेंट बेनिफिट, लीव इनकैशमेंट्स, रिटेंशन बोनस, लॉन्ग टर्म सर्विस अवार्ड, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, ग्रेचुटी, ESOP, डेथ बेनिफिट, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये स्टैंडर्ड guides us. Ind AS 19 guides us about the benefit given to the employee. This is the introduction of Ind AS 19. Now we will discuss about the objective of these standards. What are the objective of these standards? These standards provide us the matching principle. These standards prescribe us the accounting treatment and disclosures for employees benefit. कैसे आप accounting treatment करोगे अगर आप employees को कोई benefit दे रहे हो उसका, और कैसे आप financial statement में उसको disclose करोगे। अगर आप कोई भी benefit अपने employee को देते हो तो उसका accounting treatment आप कैसे करोगे अपने books में, और उसका disclosure कैसे दोगे। Applying matching principles, that is match cost to the benefits. Matching principles मतलब अगर employee कुछ employer को provide कर रहा है in the form of service, तो employer भी कुछ अपनी एम्प्लॉय को देगा, या तो सैलरी या लीव इनकैशमेंट या ग्रेचुटी या पेंशन। एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को सैलरी दे रहा है, लीव इनकैशमेंट दे रहा है, ग्रेचुटी दे रहा है, पेंशन दे रहा है, ये सब दे रहा है। मैन जब एम्प्लॉई अपना सर्विस देता है, मैचिंग प्रिंसिपल्स ये बोलता है कि एम्प्लॉयर को उसी टाइम लाइबिलिटी बुक कर लेनी चाहिए ऑन एक्रूअल बेसिस। एज एंड व्हेन द सर्विस इज प्रोवाइडेड ऑन एक्रूअल बेसिस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू बी डन इवन इट इज पेड आफ्टर। अगर आप उसको पेमेंट भी नेक्स्ट मंथ में करोगे तब भी आपको एक्रूअल बेसिस पे अपने बुक्स में अकाउंटिंग लायबिलिटी बुक करनी है कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, और जब आप पे करोगे तो सैलरी पेएबल टू बैंक करोगे। एज द बेनिफिट फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय इज कंज्यूम, द एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज द रिलेटेड एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। बोलने का मतलब यही है कि एम्प्लॉय ने सर्विस प्रोवाइड किया और आपने कंज्यूम किया उस सर्विस को, तो एज एंड व्हेन इट इज कंज्यूम्ड यू शुड रिकॉग्नाइज, हु the employer should recognize in its books as a liability as employees benefit expense book कर लीजिए अपने books में accrual basis, not on the basis of payment. What happened without Ind AS 19? monthly outflow होता है। monthly outflow क्या होता है? salary होता है, contribution to PF होता है, ESI होता है। liability and related expenses would be accounted on accrual basis. matching principles, accrual basis followed. monthly accounting treatment में salary होता है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ होता है, ईएसआई होता है, आप उसका लायबिलिटी बुक कीजिए और रिलेटेड एक्सपेंसेस बुक कीजिए। अप्रैल का ड्यू हुआ तो वो पेमेंट तो होगा मई में,
तो आप किस महीना में बुक करोगे? अप्रैल के एंड में ही बुक करोगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, नेक्स्ट मंथ में आप पेमेंट करोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैंक। मैचिंग प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड, दैट इज ऑन एक्रूअल बेसिस, आउटफ्लोज ऑन सुपर एनुएशन, रेजिग्नेशन, वेज रिविजन, accumulated leave encashment, gratuity, etc. These kind of expenses, there is a tendency to account for such expenses on payment basis without accrual of liability over the period of service. Matching principles are accrual basis of accounting. Hence, Ind AS 19 assumes significant importance since it ensures compliances with the framework. We will discuss some examples related to Ind AS 19, whether the accounting treatment followed by the entity is as per Ind AS 19 or not. Saral Limited, a company to which Ind AS applies, accounts for Jubilee bonus when the same is paid to its employee. Comment on the accounting treatment followed by the company. सरल लिमिटेड एक कंपनी है जिसपे कि अकाउंटिंग Ind AS अप्लाई होता है, Ind AS उस पे एप्लीकेबल है और वो अकाउंट करता है अपना जुबली बोनस पेमेंट करता है अपनी एम्प्लॉइज को. Suppose the entity has a tendency to pay a jubilee bonus if the employee complete 25 years of service in the same organization, and the entity should account for such bonus when the same is paid to its employees, since at the time of payment they make the accounting treatment. The entity make the accounting treatment of jubilee bonus when they make the payment to their employees, not on the basis of accrual. So comment on the accounting treatment followed by the company. Jubilee bonus is covered under other long-term employees benefit because it is not a short-term benefit which is paid within one year, or it is not a post employment benefit, but it is related to the termination benefit. So any other benefits which is not related to the short term benefits, which is not related to post employment, which is not related to termination, jubilee bonus comes under the category of other long term employees benefit, because these bonuses paid by the entity after completing of 25 years of services by the employee as per Ind AS 19. It should be measured on actuarial basis using the projected unit cost method, because it should be paid after 25 years of service, but the entity knows that they have to make the payment if the employee stays in the organization to 25 years. They have to make the provision on accrual basis using the projected unit cost method, that is PUCM method. Accounting for these benefits only when the employee receive benefit payment after completing 25 years of services is not in tune with accrual principles and also violates Ind AS 19. And the entity make the accounting, they make the payment and they make the accounting after completing 25 years of service, which is not in tune with accrual principles also, and also violate Ind AS 19. Because accounting treatment done by the company is in. Now illustration 2. An extract from the accounting policies of Ranganatha Limited, a government company, is given below. Retrospective wage revision pursuant to the 7th Pay Commission coming in force has resulted in an increase in the pension liability by rupees 240 crores. Such increased liability is being provided in the accounts in a deferred manner over 6 installments commencing from the year 1920. As the auditor of Ranganatha Limited, comment on the accounting policies follow. So what it says, the example illustration says, an extract from the accounting policy Ranganatha Limited. It's a government company, Ranganatha Limited, a government company. Wage revision has done in this organization pursuant to 7th Pay Commission, which come in force and has resulted in an increase in the pension liability by rupees 240 crores. So retrospective wage revision has done by 7th Commission, which is come in force and which resulted in the pension increase in the pension liability by 240 crores. Such increased liability is being provided in the account in a deferred manner commencing from year 1920. As the auditor of Ranganatha Limited, comment on the accounting policies followed. Whether these accounting treatment done by the Ranganatha Limited, a government company, is correct or not. As the auditor of Ranganatha, what you says? What comment on the accounting policies adopted by the solution? Revision of wage and consequent increase in pension liability of employee is not a prior period item
since there is no error or omission of the previous year. So कोई error और omission नहीं है यहाँ पे. अगर wage revision हुआ है to that there is an increase in pension liability. ये प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस नहीं है. जिस साल वेज रिवीजन हुआ है उसी साल का लायबिलिटी है. इट्स नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम, सिंस ये एरर भी नहीं है ना ही ओमिशन ऑफ द प्रीवियस ईयर. It is an expenses arising out of the ordinary activity of the entity, so it should be chargeable during the current year and disclosed separately. Providing for the same in the sixth installment with the intention to smoothen the impact on the profit is not permissible. The company's policy is not in line with Ind AS 19. Accordingly, the company should charge the entire expenses to the statement of profit and loss, following which modified opinion would not be issued. There is a revision to the wage, so this is a change in the estimates. Liability is booked immediately in the year in which the seventh commission come into force. तो कहने का मतलब यही है कि वेज रिवीजन हुआ, उसके चलते पेंशन लायबिलिटी इंक्रीज हुई बाय 240 करोड़ और एंटिटी ने क्या किया, उसको 6 साल में डिफरमेंट के हिसाब से अकाउंटिंग कर दिया, जो कि इनकरेक्ट है, इंड एस को वायलेट करता है, इंड एस 19 को वायलेट करता है. तो इसमें बोल रहा है कि आप जिस साल का आपका एक्सपेंस है और जो जिस साल का वेज रिवीजन हुआ उसी साल का वो एक्सपेंस है, तो उसी साल आप पूरे एक्सपेंसेस को बुक कीजिए बिना बिना डिफरमेंट के. प्रोवाइडिंग फॉर द सेम इन 6 इंस्टॉलमेंट. कंपनी का इंटेंशन क्या था कि हम 6 इंस्टॉलमेंट में कर देंगे तो हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो स्मूदन हो जाएगा और प्रॉफिट भी अच्छा दिखाएगा, विच इज नॉट परमिसेबल एज पर इंड एस 19. सो कंपनी का पॉलिसी इज नॉट इन लाइन विथ इंड एस 19. कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी शुड चार्ज द एंटायर एक्सपेंसेस टू द प्रॉफिट एंड लॉस, फॉलोइंग विच अ मॉडिफाइड ओपिनियन नीड टू बी इशूड. पूरा जितना भी वेज रिवीजन के कारण पेंशन का लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है उसको पूरा उसी साल बुक कर दीजिए और ऑडिटर एक मॉडिफाइड ओपिनियन देगा अपना, फॉलोइंग विच अ मॉडिफाइड ओपिनियन वुड नीड टू बी इशूड. सो दिस इज अ चेंज इन एस्टिमेट. बिकॉज एस्टिमेशन चेंज हुआ है ना, बिकॉज आपने कुछ पहले एस्टिमेट कुछ और किया था, वेज रिवीजन हो गया, अब एस्टिमेशन आपको पेमेंट तो आपको फ्यूचर में करना है, तो उसका अब इट कम्स अंडर द चेंज इन एस्टिमेट्स. लायबिलिटी का एस्टिमेशन में चेंज हुआ है. सो दिस इज अ चेंज इन एस्टिमेट्स. लायबिलिटी इज टू बी बुक्ड इमीडिएटली in the year in which the seventh commission come into force. What is covered in Ind AS 19? Ind AS 19 में क्या covered है? Employees defined includes full time, permanent, casual, temporary basis workforce. It also includes directors and other management persons. Scope of these standard, what Ind AS 19 के scope में क्या applied by the employer in accounting for all employees benefit. स्टैंडर्ड अप्लाइज होता है एम्प्लॉयर के ऊपर, जो भी बेनिफिट वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा एज एम्प्लॉयज बेनिफिट, उसका अकाउंटिंग कैसे करेगा. क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट. क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट क्या क्या क्लासिफिकेशन है. शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट है एक, तो एक पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, एक अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट है और एक टर्मिनेशन बेनिफिट है. शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट, द बेनिफिट विच विल बी पेड विद इन 12 मंथ्स. जो भी बेनिफिट्स आप 12 मंथ्स के अंदर में पेमेंट कर देते हो एम्प्लॉय को, वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट होता है. जैसे फॉर द करंट एम्प्लॉय एंड अदर देन टर्मिनेशन बेनिफिट, जैसे सैलरी, वेजेस, दीज आर द शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट जो कि करंट एम्प्लॉय को दिया जाता है, जो कि पेड होता है विद इन 12 मंथ्स. और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या क्या आता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अदर देन टर्मिनेशन बेनिफिट्स. जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, एंटिटी को, एम्प्लॉय जो सर्विस का प्रोवाइड कर रहा है और उसका पीरियड जो कि उसका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट पीरियड खत्म हो गया, जैसे आफ्टर 60 ईयर्स तक उसने अपना एम्प्लॉयमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को दिया, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स उनको दिया जाता है जो कि अपना रिटायरमेंट के टाइम, उनको जब वो अपने सर्विस से रिटायर हो रहे हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स दिया जाता है, एंटिटी उनको क्या बेनिफिट्स देती है. एक प्रोविडेंट फंड
हर महीना उसकी सैलरी से कट। एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है कि वो डिपार्टमेंट में जमा दे दे और फिर उसकी लायबिलिटी खत्म। एम्प्लॉयर की उतनी ही लायबिलिटी है कि वो उसकी सैलरी से डिडक्ट करके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में गवर्नमेंट में जमा दे दे। पेंशन के लिए देता है आफ्टर कंप्लीटिंग द एम्प्लॉय सर्विस। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट जो कि दैट विल बी पेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ। जो भी एम्प्लॉय को पेमेंट करोगे आफ्टर कंप्लीटिंग 12 मंथ्स ऑफ सर्विसेज, उसके बाद अगर आप कुछ बेनिफिट अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो, करंट एम्प्लॉय को, इन द फॉर्म ऑफ जुबली बोनस। जुबली बोनस मतलब आप 10 साल सर्विस एम्प्लॉय ने प्रोवाइड किया, उसके बाद आपने कुछ उसको दिया। 25 ईयर्स ऑफ सर्विस एम्प्लॉय ने प्रोवाइड किया, उसके बाद उसको कुछ दिया। ये ना तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, ये ना तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है कि आप 1 साल के अंदर में दे देते हो, ना ये रिटायरमेंट बेनिफिट है कि एम्प्लॉय ने रिटायर कर दिया उसके बाद आपने दिया। ये बीच का है कि एम्प्लॉय ने 10 साल आपकी एंटिटी में, सेम एंटिटी में, या 5 साल उसने सर्विस प्रोवाइड किया, आपने उसको कुछ बोनस इन द फॉर्म ऑफ जुबली बोनस। टर्मिनेशन बेनिफिट वो बेनिफिट है जैसे कि एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, या ऑर्गेनाइजेशन उसको फायर कर देता है। रिजल्टिंग ऑफ टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के पहले या वॉलंटरली और अदरवाइज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एक तो दिया जाता है एम्प्लॉय को। अगर सपोज एक एंटिटी है जो कि बहुत लॉस में चल रही है और वो अपने रिसेशन के टाइम एंटिटी विल नॉट एबल टू पे सो मच टू द एम्प्लॉय, सो वो क्या करती है अपने एम्प्लॉय की या तो टर्मिनेट कर देती है, उसको फायर कर देती है कि रिसेशन के टाइम वी आर नॉट एबल टू पे सो मच, सो वो अपने आप ही अपने एम्प्लॉयज को निकाल देती है। या कोई एम्प्लॉय को बहुत अच्छा ऑफर मिल गया, उसने अपने खुद से ही रेजिग्नेशन ले। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कब मिलता है? जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को छोड़ देता है, फायर कर देता है, तो उसको एक कंपनसेशन दिया जाता है, एंटिटी देती है। ये टर्मिनेशन बेनिफिट, या तो कंपनी उसको फायर कर देती है या वो खुद से छोड़ के चला जाता है। ये 4 तरह की क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट, एक तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट, या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, या अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट, या टर्मिनेशन। इंडिया 19 के अंदर अप्लाईज तो होता है, मतलब इट इज एप्लीकेबल टू शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट, टर्मिनेशन बेनिफिट। इट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ इंडेस 19। बट अगर कुछ और भी बेनिफिट्स अगर आप एम्प्लॉयज को दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ई-शॉप, जो कि एक ई-शॉप इज ऑल्सो अ बेनिफिट गिवन बाय द एंटिटी टू द एम्प्लॉय, पर उसके लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड है, इंडेस बनाया गया है, इंडेस 102, जो कि सिर्फ एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट के बारे में बताता है, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताता है, उसके डिस्क्लोजर्स के। तो इंडेस 19 उसके बारे में नहीं बताता है, उसके लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड है, accounting and reporting of employees by employees benefit in India's 102। वो employees benefit includes benefit provided to the employees dependent beneficiaries and may be settled by payment। So ये there is a separate standard in India's 102 which talks about the employees share based payment। इंडियस 19 उसके बारे में कुछ नहीं बोलता, देयर इज अ सेपरेट स्टैंडर्ड फॉर, बट ये बेनिफिट एम्प्लॉइज को ही दिया जाता है बाय द अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट। एम्प्लॉइज बेनिफिट का अकाउंटिंग पूरे एक्रूअल बेसिस पे होता है। रिकॉर्ड द एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच एम्प्लॉय रेंडर सर्विसेज। So employees benefit is completely based on accrual concept। आप जब रिकॉर्ड करोगे, एंटिटी कब रिकॉर्ड करेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस? इन द पीरियड, उसी पीरियड में जब एम्प्लॉय रेंडर करेगा सर्विस। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड इन विच द एम्प्लॉय रेंडर द रिलेटेड सर्विसेज। तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट क्या बेनिफिट्स है? जो भी बेनिफिट्स एंटिटी अपने एम्प्लॉय को देती है जो कि सेटल होता है विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड इन विच द एम्प्लॉय रेंडर द सर्विस। जिस मंथ एम्प्लॉय ने रेंडर किया सर्विस, उसी मंथ आप एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट कीजिए और उसको सेटल कर इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, in the form of wages, in the form of social security contribution, paid annual leaves or paid sick leaves, profit sharing and bonuses।
नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, सो ये इसमें भी चार कैटेगरीज है, जैसे कि सैलरीज, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन. एवरी मंथ इट विल accrue and it will be paid. Accrual assumptions are not required for measuring the obligation or the cost. Journal entries उसकी होती है expenses account debit to liability और cash. और जो पेड एनुअल लीव्स है और सिक लीव्स है, पेड एनुअल लीव्स, इसमें भी आप एनुअल लीव्स और सेव, जैसे कि साल का आपको लीव एंटाइटलमेंट मिलता है. लीव एंटाइटलमेंट भी एक एक्यूमुलेटेड होता है, एक नॉन एक्यूमुलेटेड होता है, जो कि आप एक्यूमुलेट कर सकते हो और उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो. और एक होता है कि आप उसको एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, वो लैप्स हो जाता है इफ इट इज नॉट यूटिलाइज, उसको यूटिलाइज नहीं करोगे. नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्चुअरियल गेन्स और लॉस. पेड लीव्स और इसमें एक्चुअरियल गेन और लॉस का कोई पॉसिबिलिटी कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि ये 12 मंथ्स के अंदर ही एक्रू और पे हो जाता है, मेजर्ड ऑन दी अनडिस्काउंटेड बेसिस एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो. इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर भी नहीं लगता है पेड और एनुअल लीव और सुक लीव इन कैशमेंट में. ना तो एक्चुअरियल गेन लॉस अराइज होता है, ना इट विल बी मेड. एक हो गया प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस. The sales target is given by the entity that if you will achieve this target, that is 2 crores, 100 crores of sales target, you will achieve, then the each and every employee, those who are involved in this achieving the target, they will get a bonuses of rupees 10 lakh each. Or in general bonus is given to the employee every year as Diwali bonus or Durga Puja bonus. That is another thing. That is a bonuses. But profit sharing is the target. If the employee achieve the target to achieve the sales of the entity, who is involved in that to achieve the target, they will get a bonus of rupees 10 lakhs each. No specific disclosure in the Ind AS 9 other than Ind AS, like Ind AS 24 may require disclosures. And non-monetary benefits like change in timing of settlements means change non-monetary benefits. If there is a change in timing of settlement, then what happen? If there is a change in timing of settlement, entity exception of timing of settlement change temporary. If it changed temporary, then reclassification is not needed. And if the entity exception of timing of settlement change is not temporary, if it is not temporary or characteristics of benefits change, then consider whether definition of short-term benefits is still met. Non-monetary benefits means any other benefits in the form of like if the entity provide any assets to the employee, if the entity provides any car to the employee, if the entity accommodation to the employee, then that kind of benefits is given to the specified employee in the form of perks like accommodation, like car services, whatever the non-monetary benefits given to the employee by the entity comes under the short-term employees benefit. Now, accounting of short-term employees benefit, how accounting is to be done, like in case of salary and wages, which is to be paid as and when it accrues, like when the salary is accrued and paid, the general entry will be salary account debit, that is it comes under the employees benefit head to bank. When it is accrued and paid, मीन जिस महीना एक्रू है उसी महीना आपने पे कर दिया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. व्हेन द सैलरी इज अक्रूड बट नॉट पेड, देन यू विल डू द अकाउंटिंग सैलरी अकाउंट डेबिट विच कम्स अंडर पीएल, जो कि पीएल में आएगा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंडर में, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी और सैलरी पेएबल और विच कम्स अंडर द लायबिलिटी. और व्हेन द सैलरी पेड इन एडवांस, अगर आप एडवांस में सैलरी पे कर देते हो तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, that is comes under the asset side to bank. So these are the accounting treatment of salary or any other expenses given to the employee. Like if the bonus is given, it is recognized on the date when the condition to receive the bonus is met by the employee. Bonus account debit, that is employees benefit expense account debit to provision for bonus, that is liability. So bonus account, that is PL, employees benefit expenses to provision for bonus account, which comes under the liability. Condition to receive bonus is met by the employees. When bonus is paid after accrual,
मीन्स एक्रू हो गया, अब आपको पेमेंट करने का टाइम आया है, तो प्रोविजन फॉर जो आपने प्रोविजन बनाया है उसको आप रिवर्स कर दीजिए और बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। प्रोविजन फॉर बोनस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैलकुलेशन ऑफ बोनस पेएबल टू द एम्प्लॉय। अमाउंट ऑफ बोनस पर एम्प्लॉय को आप कितना बोनस पे कर रहे हो। जैसे कि आप 10 lakhs आफ्टर मीटिंग द टारगेट, आपने कहा कि 10 lakhs मैं हर एक एम्प्लॉय को दूंगा। 10 lakhs इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु मीट द टारगेट, जिसने कंडीशन को फुलफिल किया उसी को बोनस मिलता है। सो अमाउंट ऑफ बोनस पर एम्प्लॉय इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु मीट द कंडीशन, जिसने कंडीशन मीट किया है। That is, sometimes entity announce bonus in the form of profit sharing plan that is given to the directors or given to the employees who fulfill the target, या performance bonus या statutory bonus। statutory bonus as per statutory act। परफॉर्मेंस बोनस आप एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के ऊपर देते। टारगेट होता है कि आपने सेल्स टारगेट को अचीव किया है, जिस एम्प्लॉय ने अचीव किया उसको सेल्स टारगेट का। देखिए अब ये शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस, यहाँ पे हम लोग ने प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बात किया। यहाँ हम लोग ने दो कैटेगरी के बारे में बात कर लिया, जो कि सैलरी वेजेस के बारे में हम लोग ने बात कर लिया, प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनसेस के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग लीव इनकैशमेंट्स के बारे में। शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस इज ऑफ टू टाइप्स, एक एक्यूमुलेटिंग पेड एब्सेंसेस है, एक नॉन एक्यूमुलेटिंग पेड एब्सेंस। एक्यूमुलेटिंग वो होता है कि सपोज एंटिटी अपने एम्प्लॉइज को अलाउ करती है 20 लीव्स इन अ ईयर। 20 लीव्स आप ले सकते हो, कब पैसा नहीं कटे, यूटिलाइज नहीं किया तो वो कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा अप टू 1 ईयर। 1 साल तक ही आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसके बाद आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मींस आपका 20 लीव्स अगर आपने किया है तो आपको कोई भी डिडक्शन आपकी सैलरी से नहीं होगा, आपको फुल सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आपने 21 लीव ले लिया तो 20 लीव तक का आपको फुल सैलरी मिलेगा, लेकिन एक दिन का आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। ये है एक्यूमुलेटिंग पेड लीव, जो कि आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और नॉन एक्यूमुलेटिंग पेड एब्सेंसेस, जिसको आप एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, उसी साल का आपको लीव है, उसी साल आपको यूटिलाइज करना है। अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो वो आपका लैप्स। तो एक्यूमुलेटिंग पेड एब्सेंसेस मींस can be carried forward for use in future period if the current period entitlement is not used in full। कहने का मतलब यही है कि आप जो भी एब्सेंसेस आपकी बची हुई है, अनयूटिलाइज्ड है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इन अ फ्यूचर पीरियड अप टू 1 ईयर if it is not used in full in the current year। और नॉन एक्यूमुलेटिंग पेड एब्सेंसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दे लैप्स if the current period entitlement is not used in full। अगर आपने आपका 20 छुट्टी है 1 साल का और आपने यूटिलाइज नहीं किया तो आपका पूरा लैप्स हो जाए। और इसका एक्यूमुलेटिंग पेड एब्सेंसेस का आप रिकॉग्नाइजेशन कैसे करोगे। Recognition based on service render। Obligation arises as employees render services that increase their entitlement to the future paid absence। अब इसमें भी एक वेस्टिंग है, नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग एब्सेंसेस वो है जिसमें कि एम्प्लॉइज आर इंटाइटल्ड टू अ कैश पेमेंट फॉर अनयूज्ड इंटाइटलमेंट ऑन लीविंग द एंटिटी। अगर वो अनयूटिलाइज लीव है तो उसका आप कैश इंटाइटलमेंट ले सकते हो। वो होता है एक्यूमुलेटेड पेड एब्सेंसेस वेस्टिंग लीव, जिसका आप कैश पेमेंट उसका अनयूटिलाइज लीव का ले सकते हैं। नॉन वेस्टिंग के केस में क्या होता है कि आपका एक्यूमुलेटेड अनयूटिलाइज लीव है, जो कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, पर उसका कैश इंटाइटलमेंट आपको नहीं मिले। तो नॉन वेस्टिंग के केस में एम्प्लॉइज आर नॉट इंटाइटल्ड टू कैश पेमेंट फॉर अनयूज्ड entitlement on leaving the entity। Measurements of obligation is affected if the employees leave before using accumulated non-vesting entitlement। These leaves are provided to the employees in addition to Sunday and public holiday। Paid leaves are that leaves which are given to the employee for which salary is not deducted। Entity may provide various types of paid leaves to its employees like casual leaves, privilege leave, sick leave। लीव कंपनसेशन इज रिकॉग्नाइज एज फॉलो। लीव कंपनसेशन का आप अकाउंटिंग कैसे करोगे, रिकॉग्नाइज एज फॉलो। नॉन एक्यूमुलेटिंग पेड लीव्स, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दैट इज टू बी डन। आपका जिस साल है उसी साल लैप्स हो जाएगा तो कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका दरकार नहीं है। एक्यूमुलेटिंग पेड लीव्स के लिए आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अगर उसका आपने कैश पेमेंट किया उसका, दैट इज वेस्टिंग, और नॉन कैश पेमेंट दैट इज नॉन वेस्टिंग। तो उसके केस में जनरल एंट्री वेस्टिंग के केस में आपने जब
क्या जर्नल एंट्री करोगे? व्हेन लीव्स आर अर्न बाय द एम्प्लॉय, जब लीव एक्रू होता है एम्प्लॉय के केस में, तो लीव कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन। व्हेन कैश इज पेड टू द एम्प्लॉय इन द नेक्स्ट ईयर अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड लीव। आपने प्रोविजन बना दिया, अब नेक्स्ट ईयर अगर उसने अनयूटिलाइज उसको यूटिलाइज नहीं किया तो एंटिटी उसको कैश पेमेंट कर देगी। तो क्या करेगी? प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन जो उसने प्रोविजन किया था लास्ट ईयर, उसको वो रिवर्स करेगी उसके और क्रेडिट करेगी बैंक। अगर एम्प्लॉय यूटिलाइज कर लेती है वो कैरी फॉरवर्ड लीव, वो एडजस्ट हो जाएगी, और अगर उसने अनयूटिलाइज नहीं किया तो वो लैप्स हो। कैलकुलेशन ऑफ लीव कंपनसेशन पेएबल टू द एम्प्लॉय वेस्टिंग। अब आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? अगर वेस्टिंग है एम्प्लॉय की, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन टू मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ अनयूटिलाइज लीव इनटू सैलरी पर डे के हिसाब से भी एनुअल सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर, कितना नंबर ऑफ वर्किंग डेज है उसके हिसाब से पर डे की सैलरी निकल जाएगी, इनटू नंबर टोटल नंबर ऑफ अनयूज्ड लीव्स, कितना उसका लीव एंटाइटलमेंट था उसमें उसमें से उसका कितना अनयूज्ड लीव है, इनटू मल्टीप्लाइड बाय आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना एम्प्लॉय। सैलरी पर डे इक्वल्स टू सैलरी पर डे आप कैसे निकालोगे? एनुअल सैलरी हर एक एम्प्लॉय का कितना एनुअल सैलरी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर। एंटिटी कितना वर्किंग डेज दे रही है इन अ ईयर, उस हिसाब से कैलकुलेशन ऑफ लीव कंपनसेशन पेएबल टू द एम्प्लॉय नॉन वेस्टिंग। अगर नॉन वेस्टिंग के केस में, तो वेस्टिंग के केस में हो गया कैलकुलेशन, नॉन वेस्टिंग के केस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज expected to utilize the unused leave in the next year into number of unused leave expected to be utilized by each employees in the next year into salary per day। मतलब कितने एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो यूटिलाइज कर लेगी अनयूज लीव इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब कितने एम्प्लॉयज है जो कि नेक्स्ट ईयर भी काम करेगी और वो अपना अनयूज लीव को यूटिलाइज। सो नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर मींस द डे ऑन विच द ऑफिस ऑफ द कंपनी रिमेन ओपन, दैट इज एक्सेप्ट संडे एंड पब्लिक हॉलीडे। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग लीव इनकैशमेंट का कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि इलस्ट्रेशन 1, मिस्टर रंजन is working for Infotech Company Limited. Consider the following particulars. Annual salary of Mr. Ranjan is 30 lakh. Total working days in 2021 उसका 300 days है। जनरली एक साल में 365 डेज होता है। 65 डेज उसमें से पब्लिक हॉलीडे और संडेज, बिकॉज दे आर 52 वीक्स, 52 वीक्स में 52 संडेज, एंड उसमें से आप जोड़ लीजिए 13 ठो पब्लिक हॉलीडे। टोटल वर्किंग डेज इन 2021 is 300 days. So 365 minus 65. So these 65 days are related to Sundays and public holiday. Leave allowed in 2021 as per the company policy is equals to 10 days. कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से वो लीव अलाउ करती है अपने एम्प्लॉयज को 10 दिन का, और मिस्टर रंजन ने उसमें से 8 दिन की लीव यूटिलाइज कर ली है, मतलब लीव ले ली है 8 दिन की। द अनयूटिलाइज लीव आर सेटल्ड बाय वे ऑफ पेमेंट and accordingly carry forward for of such leaves to the subsequent period is not allowed. Compute the total employees benefit expenses for Infotech Limited in respect of 2021. Means as per these illustration, the unutilized leave are settled by way of payment. Carry forward of such leaves to the subsequent period is not allowed. Means these are the vesting leaves. Vesting accumulated absences, paid absences, so it will be not allowed to be carried forward. It should be settled in the by way of payment. So cash payment is to be done for the unutilized leave. So compute the total employees benefit expenses for Infotech Limited in respect of 2021. So annual salary of Mr. Ranjan is 30 lakhs and total working days of the entity's policy as per company's policy for all the employees is 300 days. Per day salary becomes 30 lakhs divided by 300 is rupees 10,000 per day salary. Now in case of paid leaves, that is vesting, year 1 their leave allowed as per company policy is 10 days, less you leave utilized. How much leave is utilized? 8 days.
Unutilized leave that can be carried forward, that is 2 days. But in this case, last year unutilized leave paid 0. Now salary per day is, because 2 days unutilized leave salary, accumulated leave absences, salary per day is 10,000 as the calculation we had done, and we had to pay for the unutilized leave, that is 2 days, because there, as per the company policy, 10 days is the leave allowed by the entity, and leave utilized by the employee is 8 days, unutilized leave is 2 days. So salary per employee is 10,000, and encashment, leave encashment for the leave encashment becomes 2 into 10,000, that is 20,000 for the employee. And total employees benefit is 30 lakhs is the salary, plus 20,000 is the leave encashment. Tax is to be paid fully, because the entity allowed 10 days leave without deduction of salary. So employees expense account debit to bank, that is 30 lakhs, and it should be paid. So provision is to be created, leave compensation expense account debit 20,000 to provision for leave compensation, that is 20,000, and it should be paid in the next year. Next year what happened? 10 days leave allowed by the entity, and the employee will take fully 10 days leave. So unutilized leave which can be carried forward becomes 0. And last year unutilized leave paid is for 2 days, because that leave for which the provision is to be made by the entity is to be paid. And because the employee will take 10 days full leave, and within the company's policy, full encashment is to be paid, full salary is to be paid in year 2, that is 30 lakhs. So employees expense account debit to 30 lakhs to bank account. And 2 days last year provision for leave encashment is to be paid in the year, provision for leave encashment account debit to bank, that is 20,000. If it is a case of non-vesting leave, non-vesting means it should be, if it is not utilized, cash payment is not done, and if it is not utilized, it should be lapsed. So if it is a case of non-vesting, then no cash payment is to be done, provision is to be created, and it should be settled with leave only, it should be adjusted with leave only. No cash payment is to be done in case of non-vesting leave. So leave allowed by the entity as per the entity's policy, as per the company's policy, is 10 days in year 1, and employee take the leave, utilize the leave is 8 days, unutilized leave which can be carried forward. Yeah, carry forward is allowed, but cash payment, cash entitlement is not allowed. So last year unutilized leave not paid in cash, but utilized is 0. Salary per day is 10,000, and leave encashment for that is 20,000, because 2 days unutilized leave is there. So 10,000 into 2, that is 20,000. Total employees benefit is 30 lakhs, because no deduction in salary, because full payment is to be done. Employees expense account debit to bank, that 30 lakhs. The working days done by the entity is 292 days. This payment 30 lakhs is for the payment made by the employee for 292 days, because the employee worked for 292 days, for which cash entitlement is not allowed, but provision is to be made, taken by the next year. So leave encashment expenses account debit to provision for leave encashment, that is 20,000. In the next year, the employee company's policy is to take 10 days to give the employee, and employee utilize full 10 days. Days unutilized leave is 0. But last year unutilized leave, which is not paid in cash, but it is utilized by the employee. So that 2 days, extra 2 days, which is not taken by the employee in year 1, is to be utilized in year 2. So the actual number of leave taken by the employee in year 2 is 12 days, not 10 days. 10 days is allowed by the entity, but employee actually taken 12 days leave. That 2 days leave is the carry forward leaves of the last year, for which the provision is already created in the last. Actually he has taken a leave of 12 days, allowed by the entity is 10 days, but he has
taken in absences of 12 days. So how many days, number of days worked by the employees to 88 days. So the 2 days salary is to be deducted. So what accounting treatment is to be done? 29 lakh 80,000 employee expenses is account debit to bank, and that 2 days which is carry forward and utilize in the next year is to be paid in the next year. Then what the provision is created in year 1 is to be reversed in year 2 by giving the payment to the employee in the form of provision for leave encashment account debit to bank 20,000. So firstly you will deduct from the salary 2 days, then you will account for the provision for employees expenses account debit to bank. You will reverse. Mr. Niranjan is working for Infotech Limited. Consider the following particulars. Annual salary in year 2021 is 30 lakhs. In year 21-22 is 30 lakhs. Number of working days during the year is 300. Leave allowed is 10 days, 10 days. Leave taken is in year 1 is 7 days, in year 2 is 13 days. Leave unutilized carry forward to the next year is 3 days, and in year 21-22 leave unutilized carry forward to the next year becomes nil. Based on the past experience, Infotech Limited assumed that Mr. Niranjan will avail the unutilized leave of 3 days of 2021 in 21-22. Infotech Limited contend that it will record rupees 30 lakhs as employee benefit expenses in each year, in each of the year 2021 and 21-22, stating that the leave will in any case be utilized by 21-22. Comment on the accounting treatment proposed to be followed by Infotech Limited. Also pass the journal entries for both the years. Particulars. 2021 annual salary becomes 30 lakhs. Number of working days is 300. Per day salary 30 lakhs divided by 300 is 10,000. Leave allowed is 10. Leave taken is 7. Unutilized leave is 3. Number of days worked is 293 days. Expense proposed to be booked for 30 lakhs for 290 days. अगर आप 290 दिन भी काम करोगे तो आपको 30 लाख रुपए मिलेगी, फुल सैलरी मिलेगी. और अगर आप 293 डेज भी काम करोगे तो आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी. बस आपको लीव इनकैशमेंट का आपके सैलरी में लीव इनकैशमेंट जुड़ जाएगा. तो लीव इनकैशमेंट आपकी सैलरी में कितना दिन का जुड़ेगा? 3 दिन का. तो एड लीव इनकैशमेंट 10,000 into 3 that is 30,000, that is 30 lakh 30,000. year 2020 आपका लीव एनुअल सैलरी 30 lakhs है. नंबर ऑफ डेज वर्किंग है 300 डेज. पर डे सैलरी 10,000 है. आपका लीव अलाउड है 10 पर ईयर में 10 ठो लीव आप ले सकते हो. लीव टेकन बाय द एम्प्लॉइज 30. उसने 3 दिन का एक्स्ट्रा लीव ले लिया. तो अब क्या है, 3 दिन का उसने एक्स्ट्रा लीव ले लिया तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया. 3 दिन तो 3 दिन का उसका सैलरी डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने काम कितने दिन किया? उसने 287 डेज ही काम किया. अगर आप 290 डेज तक काम करते हैं आपका कोई सैलरी नहीं डिडक्ट होता, बिकॉज आपने 290 डेज से कम काम किया है. तो आपकी जितने दिन भी आपने कम काम किया उसका सैलरी डिडक्ट हो जाएगा. तो इसमें 3 दिन आपने कम काम किया है तो उसमें से आपका 3 दिन का सैलरी कट हो जाएगा. 10,000 into 3 that is 29,70,000. ईयर 1 में जनरल एंट्री क्या होती है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो कि 30,30,000 है. टू बैंक आपने 30 लाख तो पूरा पेमेंट कर दिया और 30,000 का आपने प्रोविजन कर दिया. ईयर 2 में आपने क्या किया? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपने बुक किया कितना? 29,70,000. और जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया था लीव इनकैशमेंट का उसको आपने रिवर्स कर दिया और आपने पेमेंट कर दिया पूरा 30. यहाँ पे आपने 3 दिन एक्स्ट्रा जो कि आपने कैरी फॉरवर्ड किया था उस कैरी फॉरवर्ड को आपने यूटिलाइज किया. होता है एज पर इंड एस 19 कि आप पहले जितना एक्स्ट्रा आपने लीव लिया है, मतलब 10 जितना अलाउड है उससे ज्यादा किया है, तो आपका सैलरी से डिडक्ट करके आपका जो प्रोविजन है वो नेक्स्ट डे उसको उससे एडजस्ट कर दिया जाता है. कैरी फॉरवर्ड जो आप लीव ले सकते हो उससे आपका एडजस्टमेंट हो जाता है. तो लीव एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस 20,70,000. प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट अकाउंट जो भी लायबिलिटी क्रिएट हुआ था उसको रिवर्स कर दीजिए टू बैंक. इफ लीव इज नॉट यूटिलाइज विद इन 1 year ऑफ इट्स इंटाइटलमेंट, अगर 1 साल के अंदर आपने यूटिलाइज नहीं किया उस लीव को, इट शुड बी रैप्स्ड
as it is a short term employment. So if the provision for leave encashment is not utilized in second year, पहला साल का प्रोविजन आप सेकेंड ईयर में यूटिलाइज नहीं करोगे, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा थर्ड ईयर में, एंड इट शुड बी इलस्ट्रेशन 4. Sundaram Private Limited has a head count of 100 employees in 2021. As per the employees policy, the employees are entitled to 30 casual leave, out of which 10 casual leaves may be carried forward to the next year, and 10 sick leaves, out of which 2 sick leaves may be carried forward as paid leave. At 31st March 2021, the average unused entitlement is 5 days per employee for casual leaves and 1 day per employee for sick leave. On an average, it is found that the number of such employees who would be claiming casual leaves would be 30, and 10 employees who would claim sick leaves. Compute the liability to be recognized in respect of sick leaves and casual leaves by the entity at the end of the financial year 2020. So सुंदरम प्राइवेट लिमिटेड की एक कंपनी है जिसमें 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं. कंपनी का पॉलिसी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को 30 लीव कैजुअल देता है और 10 सिक लीव देता है, आउट ऑफ विच 10 कैजुअल लीव में भी कैरी फॉरवर्ड. उसमें से आप कैजुअल लीव को 10 कैजुअल लीव को एंटिटी का पॉलिसी है कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और अगर आपका 10 सिक लीव है पॉलिसी तो उसमें से आप 2 सिक लीव को कैरी फॉरवर्ड कर, मतलब आप पूरा सिक लीव को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. अगर आपका 10 सिक लीव है उसमें से आप 2 तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगा. और 30 कैजुअल लीव है, एंटिटी का पॉलिसी है, उसमें से आप 10 कैजुअल लीव को ही कैरी फॉरवर्ड. सो मार्च 31st 2021 में एवरेज अनयूटिलाइज इंटाइटलमेंट इज 5 डेज पर एम्प्लॉय. मार्च 21 में देखा गया कि 5 दिन का हर एक एम्प्लॉय का ज्यादातर एवरेज अनयूज्ड एंटाइटलमेंट रह गया. 5 डेज पर एम्प्लॉय फॉर कैजुअल लीव रह गया और 1 डे पर एम्प्लॉय का सिक लीव रह गया. ऑन एन एवरेज it is found that the number of such employees who would be claiming casual leaves would be 30, and 10 employees would be claiming sick leave. देखा गया कि कंपनी के में 100 एम्प्लॉयज में से 30 एम्प्लॉय ने क्लेम किया है कैजुअल लीव्स को और 10 एम्प्लॉयज ने क्लेम किया है सिक लीव. कंप्यूट द लायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक लीव एंड कैजुअल लीव बाय द एंटिटी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021. तो अब टाइप ऑफ लीव्स कितना होता है, कैजुअल लीव और सिक लीव. सिक लीव इंटाइटलमेंट कैजुअल लीव कितना देती है 30 डेज का और सिक लीव देती है 10 डेज का. उसमें से परमिसेबल लीव कैरी फॉरवर्ड कितना है एंटिटी की पॉलिसी के हिसाब से, कैजुअल लीव आप 10 कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और सिक लीव आप 2 मिनिमम मैक्सिमम 2 दिन कर सकते हो. एवरेज लीव अनयूटिलाइज कैजुअल अनयूटिलाइज लीव एज पर कंपनी के हिसाब से कंपनी के एवरेज अनयूटिलाइज लीव पर एम्प्लॉय की हो सकती है 5 डेज कैजुअल और सिक लीव हो सकती है 1 दिन. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो भी क्लेम करेंगे कैजुअल लीव वो है 30 और सिक लीव है एवरेज 10. तो लायबिलिटी कितने की होगी, लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कितने दिन की होगी, 5 into 30, 5 एवरेज लीव अनयूटिलाइज्ड into 30 employees, that is 150 days सैलरी, 150 डेज का कैजुअल लीव का सैलरी और सिक लीव का 1 पर डे की 1 डे एवरेज लीव अनयूटिलाइज अलाउड 2 डेज अलाउड है, पर एवरेज एम्प्लॉय लोग 1 डे करके ही लेंगे. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो क्लेम करेंगे वो 10 एम्प्लॉयज है, तो 10 into 1 दैट इज 10 डेज सैलरी. तो कितना आप उसका लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करोगे, एंटिटी कितना रिकॉग्नाइज करेगी. The entity will recognize liability in the books equals to 150 days for casual leave and 10 days for sick leave. Now illustration, an entity has 100 employees who are each entitled to 10 working days of paid sick leave for each year. Unused sick leave may be carried forward for one financial year. Sick leave is taken first out of the current year entitlement and then out of any balance brought forward from the previous year as LIFO base. So entity has 100 employees, 100 employees है entity का who are entitled to 10 working days of paid sick leave for each year. Unused sick leave may be carry forward for one financial year. ठीक है, आप unused leave को एक साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. Sick leave is taken first out of the current year entitlement and then out of any brought forward from the previous year.
कंपनी का पॉलिसी है कि अगर सिक लीव है तो आप करंट ईयर का सिक लीव यूटिलाइज करेंगे, फिर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लीव है तो उसमें से आप यूटिलाइज करेंगे. At 31st March 2021, the average unused entitlement is 2 days per employee. कंपनी देखी कि एवरेज अनयूटिलाइज इंटाइटलमेंट 2 days per employee करके है. Based on the past experience, the management expects that only 20% of the employee will use 1 day from their carry forward leaves, and salary per day is rupees 2500. मतलब पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट अपने एंटिटी के परफॉर्मेंस के हिसाब से मैनेजमेंट ने देखा कि 20% एम्प्लॉय ज्यादातर यूज करेंगे 1 डे फ्रॉम देयर कैरी फॉरवर्ड लीव्स. कैरी फॉरवर्ड उनका जितना हुआ उसमें से वन डे ही करेंगे. और सैलरी पर डे हो गया 2500 रुपया. कंप्यूट द एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस if they are assumed to be vested है, कैश एंटाइटलमेंट है, एंड शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एक्सपेंसेस नॉन वेस्टिंग के केस में भी. वेस्टिंग के केस में आप क्या करोगे? 100 एम्प्लॉइज है हु आर एंटाइटल फॉर 10 वर्किंग डेज ऑफ पेड सिक लीव. पर डे का सैलरी उनका 2500. उसमें से एंटिटी अनयूज सिक एंटाइटलमेंट में भी कैरी फॉरवर्ड टू अनयूज जो भी लीव्स है वो 2 दिन का है. तो 100 इंटू 2 इंटू 25 5 लाख रुपए इम्प्लॉइज बेनिफिट रिकॉग्नाइज करेंगे अगर वो कैश पेमेंट वेस्टेड. नॉन वेस्टिंग के केस में, नॉन वेस्टेड शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस के केस में की पॉलिसी है कि मैनेजमेंट की जितना भी एम्प्लॉय है उसमें से 20% एम्प्लॉय विल यूज 1 डे फ्रॉम देयर कैरी फॉरवर्ड लीव्स. तो 100 इंटू 20 इंटू 1 into 2500 per day salary. 100 into 20% into 1 into 2500, so 50,000. Now another illustration is Acer Limited has 350 employees, same as a year ago. The average staff attrition rate observed during the past 10 years represents 6% per annum. Acer Limited provides the following benefits to its employees. Acer Limited has a 350 employees and the attrition है average staff attrition rate observed during the 10 years represents 6% per annum. attrition हो रहा है मतलब 6% per annum का. Acer provides the following benefits to the employees. क्या benefits देती है? Paid vacation देती है 10 day per year regardless of the date of hiring. Compensation of the for the paid vacation is 100% of the employee's salary. And unused vacation can be carried forward for 1 year. 10 days का paid vacation देती है 100% of the employee's salary. And unused vacation for can be carried forward for 1 year. अगर आपका unused है तो उसको carry forward आप एक साथ. At the end of 31st March 2021, the unused vacation carry forward are 3 days per employee. 3 days unused है per employee. Average salary was 15,000 per day. And accrued expenses for unused vacation in 2021 was rupees 65 lakhs. Accrued expenses हुआ. During the 21-22, employees took 9 days vacation in an average. Salary increase in 2020 21-22 was 20, means it's a case of wage revision, salary revision. So if the salary will revise, the liability is also revised. And how would Acer Limited recognize liability and expenses for these benefits of as of 31st March 2022? Pass the journal entries and show the accounting treatment. New staff attrition means in every year there is a new past observation of the entry. There is an attrition of 6% per annum. So new staff attrition is 6%. Old staff will be 94%. The number of employees in service for the whole year is 94%. Unused vacation as on 31st March 2020. Unused vacation is 3 days per employee. 3 days per employee. 2021-22 vacation for current year is 10 days per employee. And in 31st March 2022 unutilized will be, unutilized vacation is 9 days per employee. Closing leave encashment will be 4 days. How? Because the unused vacation as on 31st March 2021 is 3 days. 10 days per year regardless of the date of hiring. Employee salary
and unused vacation can be carry forward for 1 year. Unused vacation carry forward as on 31st March 2021 is 3 days per employee. During 21-22 employee takes 9 days vacation. तो यूटिलाइज कितना किया उसका? वेकेशन फॉर द करंट ईयर कितना है? 10 डेज है, और उसने यूटिलाइज कितना किया 21-22 में? 9 डेज. तो 3 + 10 13 डेज का उसका टोटल लीव हुआ. उसमें से 9 डेज तो क्लोजिंग लीव इनकैशमेंट उसका 4 डेज पर एम्प्लॉय हुआ. नाउ न्यू कमेंसर इज 6%. 21-22 में वकेशन फॉर करेंट ईयर is 10 days per employee. Vacation availed is 9 days per employee. So 1 day per employee बच गया. Therefore, the total unused vacation employee in service 350 employees are there in the organization. Into 94% are the regular employees who takes 4 days per employee. मतलब 4 days का उनका accumulation हो रहा है because they are coming from the last year. तो उनका carry forward है. So number of days man days are 350 into 94% into 4 days per employee. So 1316 and employees newly join is 350 का 6%. उनके लिए 1 day करके है per employee. So 350 into 6% into 1 day per employee, that is 21 man day. तो total leave in 1316 plus 21 days, that is 1337. सैलरी पर डे कितना हो रहा है? 15,000 हो रहा है प्लस 10% ऑफ 15,000. देयर इज एन इंक्रीमेंट इन वेज रिवीजन, सैलरी रिवीजन हुआ है, तो 15,000 प्लस 10% ऑफ 15,000, so it becomes 16,500. Therefore provision for unused vacation रिवाइज सैलरी पे ही होगा. तो रिवाइज सैलरी पे टोटल एम्प्लॉइज का जो प्रोविजन होगा वो 16,500 इंटू जितने मैन डेज है, दैट इज 13,037 मैन डेज. सो हो गया टोटल प्रोविजन फॉर अनयूज्ड वेकेशन होगा 2,20,60,500. प्रोविजन फॉर अनयूज्ड पेड वेकेशन ओपनिंग बैलेंस 65 lakhs है. सो वो 65 lakhs को तो पेमेंट हो गया करंट ईयर में बिकॉज इट शुड नॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. लेस पेड ऑफ 65 लाख और आपने न्यू प्रोविजन 2,20,60,500 का कर दिया और पुराना प्रोविजन को आपने पे कर दिया. Lakshmi Mills is a profit-making entity and has reported profits of 200 crores in a financial year 21-22. According to its profit-sharing plan, it distributes and pays 5% as its portion of profits to its employees if they complete 1 year with the organization. Under this plan, an entity is under an obligation to pay if the employees complete a specified period with the organization. Lakshmi Mills has estimated that due to staff turnover in the organization, the estimated payout would be around 4.5%. Compute the liability and expenses of the company under the plan. लक्ष्मी मिल्स ने डिसाइड किया कि अगर उनका प्रॉफिट जो भी होगा 200 करोड़ है उसमें से वो अपना प्रॉफिट्स में से 5% ऑफ द प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी टू द एम्प्लॉइज. नाउ एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स एज पर द स्टाफ टर्नओवर के हिसाब से दे एस्टिमेट टू बी पे आउट ऑन द बेसिस ऑफ 4.5%. अब वो लाइबिलिटी किसका प्रोविजन किसका क्रिएट करेगी, एक्सपेंसेस किसका क्रिएट करेगी? एज पर Ind AS 19 एन एंटिटी हैज टू मेक अ प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स. Estimated payout which is more realistic than to distribute profit on the basis of any condition. In case if the entity makes a provision on 5% on its reported profit, that is 200 into 5%, that is 10 crore, is incorrect. The entity has to make a correct provision on the basis of estimates, that is 4.5% of 200 crore, that is 9 crore. So entity जो कर रही है वो on the basis of distribution की है, उन्हें provision जो कि incorrect है उनको as on the basis of estimation के हिसाब से provision create करना चाहिए जो कि 4.5% है as per Ind AS 19. So 9 crore का provision करना चाहिए instead of 10. Illustration 8. SL Limited has 350 employees same as year ago. The average staff attrition observed during the past year is represents 6%. मतलब 6% का स्टाफ एट्रिशन हुआ है
And Acer Limited provides the following benefits. Annual bonus देती है during the past 10 years. Bonus to all employees who are in service during the entire financial year. Bonus was paid in June following the financial year end. Amount of bonus for 21-22 paid in June in 22 represent 1,25,000 per employee. Acer Limited used to increase amount of bonus based on the official inflation rate, which is 8.5% for 22-23. Although there was a no legal obligation to increase the bonus by such inflation rate, however, how would Acer Limited recognize liability and expenses for these employees benefit for 31st March 23? मतलब in 23 the entity decide to increase the bonus of employees by 8.5%. So 1,25,000 into increase by 8.5%, that is 1,25,000 plus 1,25,000 into 8.5%. Number of employees are there is 350 employees, and who are in there in the organization. 6% attrition is there, so 94% employees का आप attrition rate followed by the entity is 6%, and provision for the year 23 कंपनी फॉलो करेगी प्रोविजन 350 into 94%. तो 1,25,000 plus 1,25,000 into 8.5% into 350 number of employees into attrition, that is number of whole the number who the employees who are during the service during their full financial is 94%. So provision for the year 31st March 2023 is 4 crore 46 lakhs 20,625. Thanking you for watching my video. If you like, please share, subscribe. Bye.